हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आधी रात का समय था। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। और अचानक से विनोद के घर का दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। विनोद को हैरानी हुई कि इस वक्त आधी रात को कौन हो सकता है, क्योंकि उसके माता पिता भी उसके गांव गए हुए थे। विनोद ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत सी खूबसूरत लड़की, जिसके बाल घुटनों से भी लंबे थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी गहरी नीली थी, और वो बारिश में भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वो लड़की विनोद को देखकर बोली, क्या मुझे आज रात आपके घर में रहने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसे मौसम में मैं अपने घर पर लौटकर नहीं जा सकती। विनोद उस लड़की की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपने घर में रुकने की जगह दे दी। अब रात का करीब 1 बज रहा था और विनोद अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। और तभी सोते समय विनोद को अपनी गर्दन पर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ और उसे अपने बदन पर भारीपन महसूस हो रहा था। विनोद की सांसें रुक रही थी और उसने जल्दी से आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलते ही जो उसने देखा वो उसको देखकर सहम गया। उसने देखा कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ था, जो उसके गले का अपने दांतों से खून चूस रहा था। विनोद को बहुत दर्द हो रहा था और लगातार उसके शरीर से खून कम पड़ रहा था, और इसी वजह से विनोद की आंखें धीरे धीरे वापस से बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी नींद देर से खुली। वो उठकर फ्रेश होकर अपने किचन में गया तो उसने किचन में जाकर देखा कि जो लड़की रात में उसके घर रुकी थी वो किचन में नाश्ता बना रही थी। उसको देख के विनोद हैरान था कि अब तक ये लड़की अपने घर को वापस गई क्यों नहीं, और उसे पिछली रात को अपने साथ जो भी हुआ था वो सब याद आया और उसे अब कमजोरी भी महसूस हो रही थी। और तभी उस लड़की ने विनोद से कहा, आप देर तक सो रहे थे, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी और आपसे बिना मिले भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा कि जब तक आप उठ नहीं जाते तो मैं आपके लिए नाश्ता ही बना लेती हूँ, और आपकी तबीयत तो ठीक है। विनोद ने सोचा कि जो कुछ मेरे साथ पिछली रात को हुआ था वो सब कहीं मेरा वहम तो नहीं है। वो अपने मन में सोच रहा था, शायद वो मेरा वहम ही होगा। कल रात मेरी ड्रिंक भी कुछ ज्यादा की हुई थी और मैंने वो सब अपने सपने में देखा होगा। और ये सब सोचते हुए तभी विनोद का ध्यान गया कि उसके घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और उसके कमरे में केवल लाइट चल रही थी। विनोद चलकर जब खिड़कियों को खोलने लगा और उसने जैसे ही पर्दे हटाए और खिड़कियों को खोला, जो लड़की उसके घर में आई थी और अब नाश्ते के टेबल पर नाश्ता लगा रही थी,
जब रोशनी उस पर पड़ी तो उसके हाथ से नाश्ते वाली प्लेट नीचे गिर गई और वो भाग कर चिल्लाती हुई किचन में चली गई। विनोद को समझ नहीं आया कि अचानक इसे क्या हुआ और वो ऐसे भागकर किचन में क्यों चली गई। विनोद जल्दी से उसके पास किचन में गया और उस लड़की से बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और उस लड़की ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगी है। और उस लड़की की ये बात सुनते ही विनोद अपने मन में सोचने लगा कि कमजोरी तो मुझे भी महसूस हो रही है और इस लड़की को भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो रात मेरे साथ हुआ था वैसा ही इसके साथ भी हुआ हो। और फिर विनोद ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए उस लड़की से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है तुम थोड़ी देर आराम करो। और आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका? और फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम शिवन्या है। और विनोद ने भी उसे अपना नाम बताया और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। और वो लड़की कहने लगी कि मैं आपको क्या बोलूं, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे मम्मी पापा की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई और मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनाया नहीं, इसीलिए मैं अपने मामा मामी के साथ अपने गांव में रहती हूँ। लेकिन अब मामी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं शहर में यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि मुझे कहीं पर कोई काम मिल जाए और मैं अपना गुजारा कर सकूं। शिवन्या की ये बात सुनकर विनोद ने कहा, कहीं और क्यों, तू हमारे घर में ही काम कर सकती हो। और वैसे भी जो हमारे घर में पहले काम करती थी वो काम वाली भी जा चुकी है और मेरी माँ को नई काम वाली की जरूरत भी है। अगर तुम हमारे घर का काम करना चाहती हो तो मैं अपनी माँ से बात कर लूंगा। फिलहाल मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मेरे गांव गए हैं। शिवन्या खुश होते हुए बोली, सच? आप सच कह रहे हैं? आप मुझे काम देंगे? विनोद ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम हमारे घर पर काम कर सकती हो। अच्छा सुनो, मुझे जरा कुछ काम है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम घर का सारा काम देख लेना। तुम आज से ही हमारे घर में काम कर सकती हो। इतना कहकर विनोद घर से बाहर चला गया और शिवन्या के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। और जब वो किचन में खड़ी थी और तभी अचानक से उसकी चोटी बहुत लंबी होने लगी और उसने किचन से ही अपनी चोटी की मदद से वापस से सभी खिड़कियां और पर्दे बंद कर दिए। उस शाम विनोद का दोस्त विनोद के घर पर पार्टी करने के लिए आने वाला था। विनोद ने शिवन्या से कहकर खाना पीना पहले ही बनवा लिया था। वो दोनों हॉल में बैठकर शराब पी रहे थे और खाना पीना खा रहे थे। शिवन्या उन लोगों के लिए स्नैक्स वगैरह बना रही थी और तभी चेतन, जिसके सर पर नशा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था, और जब शिवन्या उसको स्नैक देने आई तो तभी अचानक चेतन ने उसका एकदम से हाथ पकड़ लिया। चेतन शिवन्या को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, थोड़ी सी सेवा हमारी भी कर दो, हमारे घर पर भी एक सुंदर काम वाली की जरूरत है। चेतन की इस बदतमीजी पर शिवन्या ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा।
लेकिन चेतन ने बेशर्मी के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं तो। और तभी विनोद ने चेतन का हाथ हटाते हुए कहा, अरे चेतन, ये क्या कर रहा है? तू हाथ छोड़ उसका। सवन्या, तुम जाओ जहां से। और सिवन्या चेतन को घूरती हुई वहां से चली गई। काफी देर रात तक विनोद और चेतन की ऐसी ही पार्टी चलती रही और उसके बाद चेतन अपनी बाइक से अपने घर की तरफ निकल गया और विनोद भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और चेतन रोड से अपने घर की ओर जा रहा था। और तभी उसे अचानक से ऐसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक के साथ साथ कोई दौड़ रहा हो। और फिर उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलती बाइक के साथ कौन दौड़ सकता है? लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई। और तभी चेतन ने अपनी बाइक की ब्रेक लगाई क्योंकि उसकी बाइक के सामने एकदम से एक लड़की आ गई थी। चेतन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो लड़की उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ी थी। चेतन उसे गुस्से में बोला, कौन है? इतना मरने का शौक है? किसी और गाड़ी के सामने जाओ, मेरे सामने क्यों आ गई? चेतन की ये बात सुनते ही वो लड़की एकदम से पीछे पलटी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सवन्या थी। और सवन्या को देखकर चेतन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। और चेतन ने कहा, तुम जहां कैसे आ गई? और तुम मुझसे पहले कैसे जहां पर पहुंच गई? और तभी सवन्या जोर से हंसती हुई अपनी लंबी चोटी उसकी तरफ बढ़ाने लगी। उसकी चोटी को अपने तरफ आता देख चेतन बाइक को वहीं पर छोड़कर दौड़कर भागने लगा। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। सवन्या ने अपनी चोटी से उसे लपेटकर अपने करीब लाकर बोली, अब क्या हुआ? मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? अब नहीं मुझे अपने घर पर लेकर जाओगे? चेतन डर से थर-थर कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। सवन्या का ऐसा रूप देखकर चेतन का सारा नशा उतर चुका था। सवन्या चेतन के गले पर अपनी चोटी कसते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब लाकर बोली, डायन हूं मैं। तुम मेरे हाथों से अपनी प्यास बुझाना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने तीखे दांत चेतन के गले में चुभा दिए और चेतन दर्द के मारे चीख रहा था। और सिवन्या ने उसके शरीर से सारा खून चूस लिया और चेतन कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर गया। उसके शरीर का पूरा खून डायन पी चुकी थी और चेतन का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। चेतन को एक तरफ फेंकने के बाद सिवन्या ने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। और दूसरी तरफ सोने के कुछ देर बाद ही विनोद की नींद खुली। उसका गला प्यास के मारे सूख रहा था और उसने जब अपने कमरे में देखा तो उसके कमरे में पानी नहीं था। वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगा, लेकिन किचन की तरफ जाते हुए उसने हॉल में देखा कि सवन्या का बिस्तर खाली था। सवन्या वहां पर नहीं थी। विनोद को हैरानी हुई कि वो इतनी रात को कहां चली गई। उसने पूरे घर में सवन्या को ढूंढा, लेकिन उसे सवन्या कहीं पर भी नजर नहीं आई। और विनोद
वहीं हॉल पर सोफे पर बैठकर सुवन्या का इंतजार करने लगा। काफी देर बीतने के बाद विनोद को किसी के आने की आहट महसूस हुई और वो जल्दी से उठा और वो सोफे के पीछे से छुपकर देखने लगा और उसने देखा कि सुवन्या बहुत ही दबे पांव घर के अंदर आई और वो अंदर आते ही वो किचन की तरफ बढ़ रही थी और सुवन्या के कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर विनोद को बहुत घबराहट होने लगी कि आखिर सुवन्या आधी रात को कहां से आ रही है और उसके कपड़ों पर खून क्यों लगा है। लेकिन विनोद ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप धीरे धीरे चलकर वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। ये सब कुछ देखकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह विनोद सुवन्या से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो सुवन्या से बात करता कि तभी अचानक से उसके मोबाइल पर फोन आया और फोन पर उसे किसी ने बताया कि चेतन की लाश उसके घर के पास वाले रोड पर कुछ ही दूरी पर पड़ी है कि उसकी लाश बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है। उसकी लाश को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके शरीर से पूरा खून निकाल लिया हो। ये सुनते ही विनोद को घबराहट होने लगी और उसे तभी याद आया कि कल रात सुवन्या किस हालत में घर में आई थी और उसके होठों पर खून भी लगा हुआ था। विनोद ने घबराते हुए सुवन्या की तरफ देखा। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।